हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग त्यागी। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ाएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हालांकि आज तो ये मैथ्स का लेक्चर फिजिक्स का लेक्चर है। मैंने फिजिक्स का फिजिकल वर्क चैप्टर ऑलरेडी, और मेरा दिमाग थोड़ा घूमता रहता है कि ये मतलब मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता एक चीज़ से, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर लेक्चर क्यों नहीं बनाते आप। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, आज डायमेंशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लेकिन डायमेंशन चैप्टर जो है चैप्टर 2 है क्लास 11th का, और नॉट ओनली सीबीएसई स्टूडेंट्स बट जितने भी बोर्ड हैं हमारे देश में, सारे बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आप वैसे फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में कि आपको आज के बाद फिजिक्स में दिक्कत नहीं रहेगी। इस चैप्टर में जो चैप्टर में पढ़ा दूंगा वो चैप्टर आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा पहले ही लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। हालांकि मैं खुद खिलाफ हूँ कि अगर कोई टीचर बोर्ड पर लिख कर पढ़ाए, और ये बस मैंने इतना से लिखा है और कुछ नहीं लिखूंगा। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ क्वांटिटी बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, ये सब। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिपेंडेंट, या मतलब दूसरी होती है डिराइव्ड। इनको डिपेंडेंट भी कहते हैं, डिराइव्ड भी कहते हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल मतलब जो पहले से ही हमने मान ली है कि इनके ऊपर पूरा साइंस चलेगा। और इनमें क्या क्या होती है, मास, और मास की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम। मैं यहाँ पर लिख कर चल रहा हूँ, मास की डायमेंशन को हम एम कहते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेंथ की डायमेंशन को हम एल कहते हैं, टाइम की डायमेंशन को हम टी कहते हैं, टेम्परेचर की डायमेंशन को हम के कहते हैं, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डायमेंशन हमें निकालनी पड़ेगी, पर हम डायरेक्ट इसको ए कहते हैं, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिलास की यूनिट होती है, और इसकी डायमेंशन में निकलवाऊंगा आपको, तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ। मोल अमाउंट, तो इसको मोल लिखते हैं, MOL, मोल। तो किसी भी चीज़ में जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की, उसको मोल कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए। मान लो जैसे गाँव में क्या क्या यूनिट्स होती हैं, मण, किलो। किलो तो सबको पता है, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं आप जैसे, इनको नहीं पता होगा, या जो बच्चे गाँव से कनेक्टेड नहीं है उनको शायद ना पता हो कि मण, शेर, सवा शेर, ये भी क्वांटिटी होती है। पाकिस्तान में और ग्रामीण जो भारत है उसमें अभी भी ये क्वांटिटी चलती है। असली क्वांटिटी एक्चुअल में यही है। मोल तो एक साइंटिफिक क्वांटिटी हो गई, मण वगैरह ये क्वांटिटी सारी चलती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कितनी क्वांटिटी है, 1, 2, ये मैंने लिख ली अभी, 3, 4, 5, मैं बुक के साथ कभी नहीं पढ़ा था बच्चों, 6 और 7, ये 7 और एक 8 क्वांटिटी हमारी बेसिक हो गई, फंडामेंटल। तो मैं हमेशा आपसे क्यों कहता हूँ कि जो टीचर आपको पावर पॉइंट बनाकर पढ़ाए, या नोट्स शेयर करके पढ़ाए, या बुक्स को रीड कर करके पढ़ाए, या बोर्ड पूरा पहले ही लिख ले फिर पढ़ाए, तो उस टीचर से आप मत पढ़ा करो। वो उससे अच्छा तो आप खुद ही पढ़ लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, साथ साथ मैं थोड़ा बता दूं, मास की जो यूनिट होती है उसको किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। लेंथ की यूनिट को मीटर कहते हैं, ये ऐसा यूनिट है सारी। टाइम की यूनिट को सेकंड कहते हैं, स्मॉल एस। टेम्परेचर की यूनिट को केल्विन ही कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को एम्पियर ही कहते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट को CD कहते हैं स्मॉल में। मोल की यूनिट मोल होती है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे डिज़ाइन करी गई हैं, मतलब ऐसी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टेम्परेचर, केल्विन साइंटिस्ट थे तो उनको रिगार्ड करने के लिए हमने इसका पहला फॉन्ट, यानी कि पहला इसका लेटर क्या मान लिया, कैपिटल K। एम्पियर करंट की यूनिट है तो एम्पियर की यूनिट को भी हमने क्या मान लिया, A। यानी कि जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होंगी वो सारी यूनिट क्या होंगी, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। अब आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पर। तो जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से हेल्प से बनाई जाती हैं। ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती हैं, इसलिए इनको डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहते हैं। सूर्य भगवान सामने है तो मैं एक बार प्रणाम कर लेता हूँ। ओम सूर्य नारायण नमः, ओम सूर्य नारायण नमः। ये बड़ा एक बच्चों बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ा रहे हो और आपके सामने इतना अच्छा दृश्य है, सूर्य भगवान अस्त होते हुए दिख रहे हैं चारों तरफ। ये होती है क्लास। मैं गुरुकुल बनाना चाहता हूँ, मैं बाद में कभी शेयर करूंगा मेरी जो सोच है वो क्या है। डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी पे होती है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो होंगी वो हमेशा उनमें ये चीज़ जरूर आएंगी। जब भी आप उनको बनाना चाहोगे तो उनके अंदर ये आएंगी। जैसे मैं स्पीड की बात करूँ अगर, तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी यूनिट बनाना चाहूँ तो डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी जो यूनिट हुई स्पीड की वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, एक मीटर पर और एक सेकंड पर, यानी कि लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम पर। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, या उनको हम
नकली क्वांटिटी कह सकते हैं, मतलब ये असली नहीं है, बना रखी है हमने। समझ में आया सबको? अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये अगर आपको बेस समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या लगता है जो खासकर IIT वाईटी तैयारी करते रहते हैं, अब सिलेक्शन कितना का होता है आपको पता है। आप अपने मोहल्ले के आसपास बच्चों को देखना जो कोचिंग करने गए हों, कोटा गए हों या किसी बड़ी कोचिंग में, या घर पे ही कहीं आसपास पढ़ रहे हो, और फिर आप देखना उनमें सेलेक्ट कितने हुए। ज़्यादातर बच्चे फिर चूंकि उनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाती, तो उनमें ज़्यादातर बच्चे बाद में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में ही एडमिशन लेते हैं, और वो लाखों रुपए और बहुत सारे कीमती साल बर्बाद कर देते हैं अपने। देखो, फोर्स की अगर बात करें, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अगर फोर्स की यूनिट निकालना चाहूँ मैं, या फोर्स की जो फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं फोर्स, तो फोर्स की यूनिट निकालने के लिए मुझे मास की यूनिट यानी कि kg और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। तो आप देखो इसमें किलोग्राम भी आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो इसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही हैं। इसलिए इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इस तरह क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और देख लीजिए, यकीन ना हो तो प्रेशर की बात कर लो। चलो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स खुद ही क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है, मतलब प्रेशर एक इतनी, इसको तो आप कह सकते हो जबरदस्त डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स और एरिया दो आ रहे हैं इसमें। फोर्स क्या होता है? एमए की निकाल चुका हूं मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आप देखो इसमें किलोग्राम आ गया, मास, ये देखो मास, और ये इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पर, मिटाया नहीं, किलोग्राम आ गया, फिर मीटर लेंथ आ गई, फिर सेकंड स्क्वायर आ गया, और नीचे एरिया मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्वांटिटी होती है, मैं मतलब अपनी तरफ से कह रहा हूँ जबरदस्त डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी की भी बाप हैं। इनके अंदर खुद ही ये खुद डिराइव्ड क्वांटिटी से पैदा होती हैं, और इनमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी जरूर होती है। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी की एक खास बात ये होती है दोस्तों कि डिराइव्ड क्वांटिटी में ना एक फंडामेंटल क्वांटिटी जरूर मिलेगी आपको। उसका रीजन ये है कि अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी से बनी हो, तो जिससे वो बनी है वो तो फंडामेंटल से बनी होगी ना दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग तो नहीं घुमा अभी तक? अगर ये चीज़ पढ़ लोगे तो कभी फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं होते मुझसे, कोई बच्चा कहता है सर मुझे समझ में नहीं आता, सर मेरे मार्क्स नहीं आते। देखो, फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। अब आज तक यही समझ में नहीं आता बच्चों को बेसिक क्या चीज़ होता है। अरे पढ़ने वालों, यही बेसिक है जिससे आप डर जाते हो, जिससे आप छोड़ देते हो। और खासकर ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो जेई और आईआईटी की तैयारी करते रहते हैं, तो उनमें एक ईगो आ जाता है, ये क्या है जो एनसीईआरटी लेवल है, ये क्या हम नहीं पढ़ेंगे इसको। इवन मैंने टीचर भी देखे, मैं एक स्कूल में गया कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर एक बिहार के टीचर थे। यहाँ पर एक एमईटी स्कूल है गाजियाबाद में, एमईटी इंटरनेशनल, तो वहाँ एक एससी वर्मा सर आए। एससी वर्मा का नाम सुना होगा आपने। तो एससी वर्मा सर क्या बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल उनका स्टाइल यही है, वो भी बिहार के ही हैं एससी वर्मा सर भी। तो बिहार इज़ द लैंड ऑफ ब्रेन्स, लोग होते हैं वहाँ के मेहनती, बट बहुत थोड़े से नकलची ज़्यादा हैं और मेहनती वाले ज़्यादा कम हैं। तो एससी वर्मा सर को एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, तो वहीं पर एक बिहार के दूसरे सर बैठे थे, मैं उनके पास ही बैठा हुआ था। वो एमईटी के किसी उसमें पढ़ाते थे कोर्स में, तो वो बड़ा गंदा मुंह बना रहे, क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सब आईआईटी में नहीं आता है। अरे भैया, अरे पढ़ाने वालों, आईआईटी कोई साइंटिस्ट नहीं है, आईआईटी एक कॉलेज है भाई। बेसिक तो पढ़ाओ बच्चों को। तुम्हारे बच्चों को भी बेसिक नहीं आता, पहले उनको बेसिक पढ़ाओ। आपको मैं कहना चाहता हूँ बेसिक पढ़ लो तो झिंगा लाला। एक बात और सुनो, एक्सीलरेशन की बात करते हैं। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, देखो, डिस्टेंस, मतलब चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ऊपर आएगी स्पीड और नीचे क्या आएगा? टाइम। अब स्पीड खुद ही क्या है? स्पीड भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो एक्सीलरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, वन इज डिराइव्ड एंड सेकंड इज फंडामेंटल। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की यूनिट फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे पढ़ने वालों, कभी भी किसी चीज़ की क्वांटिटी की यूनिट या डायमेंशन याद मत करना। अभी तो डायमेंशन में आया नहीं, अभी डायमेंशन की आपको असली जड़ बताता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनिट क्या होती है, यूनिट हम क्यों मानते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो आप लिखोगे केजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, आप लिखोगे मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड। तो यूनिट क्या चीज होती है भाई, और ये क्यों, कैसी होनी चाहिए। सो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा यूनिट की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो तरह की होती है। एक होती है कौन सी? फंडामेंटल, और एक होती है डिराइव्ड। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो क्वांटिटी तुमने बना ली, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो, लेकिन किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट चाहिए। हिंदी में या संस्कृत में यूनिट को कहते हैं मात्रकम। संस्कृत में मात्रकम मात्रा से बना है, और हिंदी में कहते हैं मात्रक। तो आप भले ही ना मानो, लेकिन जो संस्कृत के वर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं इन स्पाइट ऑफ या इन प्लेस ऑफ, अगर कंपैरिजन किया जाए इंग्लिश से। तो अपने देश की भाषाओं का सम्मान करना सीख लो दोस्तों। अरे पढ़ने वालों, ये मत सोचना कि अंग्रेजी भाषा की यूनिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सच बताऊं तो उन्होंने हमारी यूनिट को कॉपी किया। मात्रा
आपने सुना होगा मात्रा और मात्रक, तो ये सारी यूनिट, इसको हम यूनिट को मात्रक कहते हैं और मात्रा मतलब क्वांटिटी। तो जब हम किसी चीज़ की यूनिट बनाते हैं तो किसी भी चीज़ की यूनिट बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने सोची हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ बातें सेलेक्ट करी हैं। पहली बात मैंने सेलेक्ट करी है कि जो आप यूनिट बनाओगे वो सूटेबल इन साइज़ होनी चाहिए, मतलब जैसी क्वांटिटी है उसके हिसाब से यूनिट बनानी पड़ेगी आपको। जैसे कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। मान लो आपको करना है कोई, आपको नापनी है द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, या अर्थ के इतना कोई टब है हमारे पास, उसमें कितनी पानी आ जाएगा, उसमें कितनी चीज़ें आ जाएंगी, उसको नापने के लिए हमें यूनिट भी बड़ी लेनी पड़ेगी। लीटर में काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, बैरल या जो उससे बड़ी यूनिट्स। एक्यूरेसी, एक्यूरेटली डिफाइंड, जो यूनिट आप मान रहे हो वो एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए। मतलब जो भी आप यूनिट सोच रहे हो अपने दिमाग के अंदर, दैट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। अगर वो एक्यूरेटली डिफाइंड नहीं है तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ये भी बात आप ध्यान रखिए। यूनिट की हालांकि एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, बट आपकी समझ के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर किसी भी टीचर के लेक्चर में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। मैंने काफ़ी देखा और कि सब टीचर जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना चाहते हैं, एग्जैक्ट कि जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ा दो भाई। लेकिन इससे क्या होता है, आपके एग्जाम में मार्क्स तो आ जाएंगे, वो भी कितने आएंगे, पास होने लायक, या आप रट लोगे, लेकिन आपको कभी अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे फिजिक्स आती है। अगर आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन लेना हो कि आपको फिजिक्स आती है तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो किसी भी फिजिकल यूनिट का तीसरा लक्षण होता है इजीली रिप्रोड्यूसिबल। मतलब जैसे देखो, इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स लिखा हुआ है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मुझे मास की और एक्सेलेरेशन की यूनिट पता है पर फोर्स की यूनिट नहीं पता, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इसकी यूनिट होती है केजी, एक्सेलेरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं बाद में, न्यूटन, साइंटिस्ट के रिगार्ड करने के लिए। अब अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने हर बात में अपनी चीज़ों का नाम रख लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल दिया। चलो ठीक है, साइंटिस्ट को रिगार्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट चालाक तो हैं। तो देखो इसको हम आराम से निकाल पाए, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इसके बाद यूनिट का एक बहुत बड़ा लक्षण होना चाहिए कि टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो, आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने कहा अंकल अंकल मुझे 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो, तो उसने कहा ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे गए, आपने कहा अंकल अंकल 1 किलो चीनी दे दो, तो उसने कहा क्यों, क्या बात है भाया, चीनी चावल किलो किलो में नहीं मिलती? कि क्या अंकल, चीनी तो किलो में मिलती है? अच्छा नहीं, वो तो कल थी, कल मैं सब चीजें किलोग्राम में दे रहा था, आज मैं किलो में नहीं दूंगा, आज मैं क्विंटल में दूंगा। 1 क्विंटल चीनी खरीदनी पड़ेगी, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। तो बाप का राज चल रहा है क्या? क्यों लाला जी? यूनिट का मतलब नो चेंज विथ फिजिकल कंडीशन, नॉट चेंज विथ टाइम। आज वो यूनिट है वो कल रहेगी, जो कल थी वो परसों रहेगी। तो यूनिट की पहली पहचान होती है कि ये टाइम के साथ बदलती नहीं है। मतलब यूनिट तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है कि टाइम के साथ बदल जाए, यूनिट फिक्स रहती है, ठीक है? तो टाइम के साथ चेंज नहीं, मजाक कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड हो, अरे गर्लफ्रेंड हो, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा था। नो चेंज विथ फिजिकल कंडीशन, वो तो दोनों ही चेंज होते हैं, गर्लफ्रेंड भी चेंज हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी, दोनों ही नालायक हो सकते हैं, दोनों अच्छे हो सकते हैं, है ना? जेंडर बेस्ड नहीं होता है, मेल भी अच्छे हो सकते हैं, फीमेल भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। नो चेंज विथ फिजिकल कंडीशन मतलब क्या है, जो यूनिट होती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, वो फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होगी। अर्थात क्या है इसका मतलब कि भाई देखो, आप 1 किलो चीनी लाए फ्रेश, अब वो 1 किलो चीनी आपने मेज पे रख दिया, भूल गए, फिर 1 साल बाद देखा वो चीनी पिघल चुकी थी, और एक वो कंटेनर में थी प्लास्टिक के, तो वो तब भी 1 किलो ही रहनी चाहिए, या उसकी यूनिट अब भी 1 किलो ही रहेगी। ये नहीं कि अगर वो चीनी पिघल गई या खराब हो गई, कीड़े लग गए उसमें, तो उसकी यूनिट केजी नहीं रही। तो यानी कि क्वांटिटी की यूनिट, मास की यूनिट केजी रहेगी। फिजिकल कंडीशन के साथ यूनिट चेंज नहीं होती है। बताओ समझ में आया क्या बच्चों? अरे पढ़ने वालों, थोड़ा अलग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो बच्चों, अभी मैथ्स ही पढ़ाना है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो लास्ट में मैंने लिखी है। यूनिट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यूनिवर्सली का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ की यूनिट हमारे देश में है कोई, तो वो पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, हर जगह वही होनी चाहिए। मान लो आप यहाँ पर यूज़ करते हो केजी, और आप अमेरिका चले गए तो आपने कहा 1 केजी चीनी दे दो, तो वो मान लेंगे उसको। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में यूनिट गांव में चलती है, मण, सेर, सवा सेर, तो वो अमेरिका में नहीं चलेंगी। जो मण, सेर, सवा सेर यूनिट्स हैं वो हम फिजिकल यूनिट नहीं मान सकते उनको, क्योंकि वो हमारे देश में चल रही हैं पर अमेरिका में नहीं चल रही हैं। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूनिट वो होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में चलती हो। हालांकि यहाँ भी उनकी चौधराहट है कि उन्होंने अपनी यूनिट को आगे रख लिया, हमारे देश से सब कॉपी किया। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे देश से ही सारा ज्ञान विज्ञान कॉपी किया गया है, पर ये हमारी कमजोरी है बच्चों कि हम अपनी चीज़ों का सम्मान नहीं कर पाते। जैसे नीम की निबोली में मेडिसिन क्वालिटी होती हैं, इस बात का पेटेंट अमेरिका के पास है। हल्दी का दूध पीने से कोरोना ठीक हो रहा है, इस बात का पेटेंट भी अमेरिका के पास है, जबकि हजारों साल से हमारे देश में चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं। तो मैंने आपको यूनिट की कितनी प्रॉपर्टी बताई, 1 2 3 4 5 6 यूनिट की प्रॉपर्टी होती है बड़ी।
अब बात करते हैं कि यूनिट के अंदर क्वालिटी क्या होती है, यूनिट का क्वांटिटी से क्या रिलेशन होता है। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने वाली है। देखो बच्चों, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटी क्यू है तो वो डिपेंड करती है, उसको हम ऐसे लिखेंगे क्यू बराबर एन इंटू यू, ऐसा आप लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। इसका मतलब क्या है कि मैं लिख सकता हूं कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू यू, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू यू, या फिर मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। और मैं लिख सकता हूं कि जो एन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यू के। मतलब क्या है इसका, देखो यू का मतलब है यूनिट, क्यू का मतलब क्वांटिटीज है। यहाँ पर आप घबराइए मत, बहुत इजी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्यू का मतलब क्वांटिटी से है, एन का मतलब नंबर जो आप जितनी मात्रा में ले रहे हो उसको, और यू का मतलब यूनिट से है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपको, द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, कि कितना बड़ा नंबर आप ले रहे हो, मतलब जितनी आप ज़्यादा संख्या लोगे उतना ही उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी। इस बात को आप इस तरह समझो कि मान लो आपने कहा 10 किलो चीनी दे दो, 10 किलो चीनी, तो 10 इज द नंबर, तो जब नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी, ठीक है। वेयर मैं लिख रहा हूं कि u1 एंड u2 आर द यूनिट्स एंड n1 एंड n2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मान लो आपके पास दो डिफरेंट सिस्टम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है q, लेकिन उसकी एक यूनिट तो है u1 और दूसरी यूनिट क्या है u2 सॉरी। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होगा, मतलब जिस सिस्टम में यूनिट बड़ी होगी उस सिस्टम में नंबर छोटा होगा, या जिस सिस्टम का नंबर बढ़ा लोगे उस सिस्टम की यूनिट छोटी हो जाएगी। यही यहाँ पर सिद्धांत है यूनिट्स का। अर्थात अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी Q को दो सिस्टम में नापते हो, दो यूनिट सिस्टम लाते हो U1 एंड U2, तो U विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। आप ऐसे लिख सकते हो U विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब अगर यूनिट बड़ी होगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर क्वांटिटी बड़ी होगी तो यूनिट छोटी हो जाएगी, यानी कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, या U इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये हुआ, मैंने आपको समझाया यूनिट की प्रॉपर्टीज 6, और मैंने आपको बताया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को Q को अगर आपको नापना है तो इफ Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द यूनिट, देन Q शुड बी इक्वल टू NU, और Q अगर N को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू U। और अगर आप दो यूनिट सिस्टम लेते हो U1 एंड U2, तो फिर आप लिखोगे Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, या फिर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। और इससे एक रिलेशन और आ जाएगा निकलकर, वो भी आप देख लीजिए। जब आप बात सुन ही रहे हो मेरी तो अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। N1 U1 मैंने लिखा N2 U2, जहां पर U1 एक यूनिट सिस्टम है, U2 दूसरा यूनिट सिस्टम है। तो बच्चों N1 इसको नीचे ले जाओ अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। असल में अगर आपके समझ में आ गया तो आपको डायमेंशन के जो थर्ड यूज होता है, जिससे हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1, और हम लिख सकते हैं N इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U, मतलब जिस यूनिट सिस्टम की क्वांटिटी नंबर ज्यादा होगा उस यूनिट को आपको छोटा लेना पड़ेगा यूनिट्स की तरफ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, लेकिन अब जो है यूनिट के बहुत सारे सिस्टम बने हुए थे अलग अलग देशों में, जैसे MK सिस्टम था, MK CGS था और FPS था। इसके बाद एक सिस्टम 1971 में SI सिस्टम बनाना पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा ये सारे सिस्टम कहाँ कैसे थे और नया सिस्टम SI सिस्टम क्यों बनाना पड़ा। सबसे पहले आप समझ लीजिए MK सिस्टम क्या होता है। MK सिस्टम केवल मैकेनिकल कामों के लिए माना जाता है, और आपको पता होगा जब यूरोप में एक क्रांति हुई, जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, नई नई मशीनें बननी शुरू हुई, तो बहुत सारी यूनिट की जरूरत पड़ी, और उसमें जो सिस्टम चला था यूनिट का उसको बोलते हैं MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें M का मतलब होता है मीटर, ये आप समझ लीजिए, K का मतलब होता है किलोग्राम, और दोस्तों इसमें S का मतलब होता है सेकंड। यानी कि क्या है इसका मतलब, ये आप सबको पता ही होगा। जब लेंथ नापनी होती तो मीटर यूज़ करेंगे, स्मॉल m। जब भी कोई मास नापना होता तो किलोग्राम, kg, और टाइम नापने के लिए सेकंड सिस्टम यूज़ होता है इस वाले सिस्टम में। इंग्लैंड की अगर बात करें, सॉरी गॉसियन सिस्टम की बात करें, कुछ देश थे जैसे रशिया वगैरह, तो CGS सिस्टम को फॉलो करते हैं। CGS में लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और मास की यूनिट होती है ग्राम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं GM, कभी कभी खाली G भी लिखा जाता है आजकल तो। और टाइम की यूनिट को सेकंड रखा है इन्होंने, ये शुक्र है कि टाइम की यूनिट को सेकंड रखा, यानी कि जो चीज़ हमेशा बदलती रहती है उस चीज़ की यूनिट सबके लिए सेम थी। अब बात करते हैं FPS सिस्टम, द ब्रिटिश माई बाप, भारत देश पर राज, दुनिया के 70% हिस्से पर राज किया कभी एक कंपनी के थ्रू, दैट ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश थे बड़े चालाक, और अभी भी हैं। FPS, इसमें जो यूनिट है FPS, उसको आप समझ लीजिए, इसमें लेंथ की यूनिट होती है फुट,
या फीट, और मास की यूनिट होती है पाउंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी कि सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट लगातार बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो कमाल की बात देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ जो हमेशा बदलती है, तो वो टाइम है। आपने सुना होगा वक्त सबका बदलता है ना। देखिए कि मेरा इंतकाम, जब मेरा टाइम बदलेगा, ऐसे गाने ऐसी वीडियो आप सुन देखते रहते होंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है इंतकाम लेना, ठीक है, पर चलो अच्छा है, वो इंतकाम सफलता के थ्रू ही दिखाते हैं, कुछ और नहीं दिखाते, ये भी अच्छी बात है। अब आप देखिए इसमें एक बड़ा अजीब सा आपको मिल रहा होगा पाउंड। ये पाउंड क्या चीज़ है? पाउंड मास नापने की यूनिट है। अगर आपकी मम्मी, अपनी मम्मी से पूछना, आजकल तो खैर रेडीमेड का ज़माना है, जब सर्दी आती है तो स्वेटर पहनते हैं हम, तो स्वेटर की जो ऊन होती है, तो अभी कुछ साल पहले ही स्वेटर बनाने के लिए ऊन का यूज़ होता था। ऊन जानते होंगे आप। तो आज भी हमारे देश में भी जितनी भी लेडीज़ हैं, आप अपनी मम्मी से ही पूछ लेना, या जो बड़ी आंटियाँ हैं उनसे पूछ लेना, आंटी होंगी या मम्मी होंगी या दीदी होंगी, कि जब कोई वो ऊन खरीदती हैं, तो अगर खरीदती हैं तो वो अभी भी ऊन पाउंड में मिलती है, किलोग्राम या ग्राम में नहीं मिलती है। कमाल की बात देखिए, ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है अभी भी ऊन खरीदने के लिए। कुछ खास चीज़ें पाउंड में अभी भी इंडिया में भी चल रही हैं, हालांकि पाउंड सिस्टम केवल ब्रिटिश सिस्टम है। और ये गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं इसको, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसको एमके सिस्टम, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड, ये केवल मैकेनिक्स के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं एक बहुत शानदार धासु सिस्टम की, एसआई सिस्टम, जो कि 1971 में बनाया गया। पहली बात तो ये कि सिस्टम क्यों बनाया गया। देखो, इस सिस्टम को बनाने के पीछे रीजन ये था कि हर देश का अलग अलग सिस्टम था यूनिट का। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि भाई सारे देशों के सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग हो गए, तो ये तो बड़ी दिक्कत बात हो गई, है ना। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज नोन एज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एसआई की फुल फॉर्म अगर किसी को पता हो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मत बोलना, तो कमेंट करके बताना, हिम्मत हो तो। एसआई की फुल फॉर्म जिसको बताओ, नेट मत देखना, कसम है, तुम विद्या कसम है, नेट मत देखना, अगर हिम्मत है तो बता देना कि एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट करके बताना, इनाम मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा। कितना इनाम रखे हैं अनुराग सर हम पर, ये पूछेगा। 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को नापने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया, उसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताना, हालांकि मुझे पता है पर मैं बता नहीं रहा हूँ। और दोस्तों, ये सिस्टम इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सारे देश अपने अपने यूनिट सिस्टम को मानते थे। तो पूरे वर्ल्ड में जब व्यापार शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर बीच में लेन देन शुरू हुआ, इस देश ने इस देश को सामान दिया, इस देश ने इस देश को सामान दिया, तो उसके लिए एक नया यूनिट सिस्टम बनाना पड़ा, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ये 7 जो फंडामेंटल यूनिट थी, जो मैंने बताई थी आपको थोड़ी देर पहले ही, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है मैं बता देता हूँ, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये आप समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। सप्लीमेंट्री यूनिट, दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब है, एक तो होती है प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है डिग्री, आपको पता ही होगा सबको, डिग्री करते रहते हो आप। और एक होती है सॉलिड एंगल का मतलब समझ लो, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का जो कोन होता है, ये देखो कोन, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और इसकी यूनिट को हम डिग्री ना कहते हैं, रेडियन कहते हैं, क्योंकि डिग्री असल में एसआई में नहीं आती, रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। तो ये था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आप विदेशों में कहीं भी जाओगे या किसी बड़ी बड़ी लैब में आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको इन्हीं सिस्टम के अंदर काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्पेशल यूनिट्स के बारे में इसी लेक्चर में। करने के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, यूनिट लिखने के भी कुछ रूल होते हैं, और वही रूल मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं। और बच्चों के मार्क्स कटने का मुख्य कारण होता है कि उनको यूनिट लिखने का सिस्टम नहीं पता होता। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट लिखने को सिस्टम, जैसे कि 4 रूल हैं टोटल यूनिट बनाने के लिए, 1 2 3 4। हालांकि रूल नहीं लिखे हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात, कभी भी कोई भी यूनिट कैपिटल फॉन्ट से नहीं लिखी जाती, एक सिवाय। कैपिटल फॉन्ट मतलब जैसे मीटर लिखना है आपको, तो मीटर आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसकी यूनिट को आप एम लिखना पड़ेगा, स्मॉल। याद समझ में आया। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, फोर्स की यूनिट को न्यूटन कहते हैं, तो उसको आप कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, एम्पियर, न्यूटन, वोल्ट, ये सारी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती है, केवल तभी उसको कैपिटल फॉन्ट से लिखा जाता है। अरे पढ़ने वालों, किसी साइंटिस्ट के नाम पर अगर यूनिट होगी तो उसको कैपिटल फॉन्ट से लिखेंगे, अदरवाइज स्मॉल फॉन्ट से लिखेंगे। दूसरी बात, कभी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। मीटर्स मतलब ऐसे नहीं लिखते एम और एस, मिसिस हो जाएगा मिसिस, प्लूरल फॉर्म में यूनिट नहीं लिखी जाती है, मिसिस मत लिख देना, पिट जाओगे, ठीक है, मिस ही रहने देना। तो एम लिखते हैं खाली। प्लूरल फॉर्म में न्यूटन्स, मीटर्स, एम्पियर्स ऐसे नहीं लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, न्यूटन्स नहीं लिखा जाता। मतलब पूरा आप न्यूटन्स लिख सकते हो, मतलब न्यूटन्स बहुत सारे नहीं थे, न्यूटन एक होगा, मीटर्स ऐसे नहीं लिखा जाता कि 10 मीटर्स, ऐसे नहीं लिखा जाता, पर लिखा जाता 10 मीटर, ऐसे लिखा जाता है। 20 एम्पियर, खाली एम्पियर, ए पी, एम्पियर्स मत लिख देना, मार्क्स करने की। अगर टीचर को पता होगा तो जबा के नंबर काटेगा तुम्हारे,
ठीक है। अरे पढ़ने वालों, ये बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें कोई नहीं बताएगा यार, बहुत बुरा हाल है भाई यूट्यूब पर। नेवर इन प्लूरल फॉर्म। दूसरी बात है पंक्चुएशन मार्क्स नोट आफ्टर सिंबल, मतलब किसी भी सिंबल के बाद, किसी भी यूनिट के सिंबल के बाद पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो यूनिट्स हमने बना रखी हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कैंडिलाइज, सब इनका जो इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब थोड़ी शाम हो गई तो आपको थोड़ा डार्कनेस दिख रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। और सारी यूनिट आप ये याद करने की आवश्यकता नहीं, पर समझ लो इनको। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम की बात तो अगर करें तो जो हमारा इंटरनेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें एक प्लेटिनम इरिडियम रोड एक सिलेंडर रखा हुआ है। उस सिलेंडर का जो मास है उसी को साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड क्या मान लिया है कि 1 kg हो गए। सुन रहे हो, मतलब हमारे घर में एक ईंट पड़ी थी और अगर मेरा राज चलता है इस दुनिया के ऊपर तो उस ईंट का मास हमें क्या बोल देता, 1 किलोग्राम। भाई आज से ये 1 किलोग्राम है, ओए सुन लो बे, ये 1 किलोग्राम है बे, तो सबको मानना पड़ता। हमारा देश तो गुलाम था, हम नहीं कर सकते इसे। तो जो अंग्रेज थे ना बड़े चालू हैं, इन्होंने क्या करा, एक अपना सिलेंडर रख लिया प्लेटिनम इरिडियम का। ये अच्छी बात है कि इन्होंने प्लेटिनम इरिडियम का रखा, क्योंकि प्लेटिनम एक नोबल मेटल है, बहुत जल्दी उसका वो नहीं होता, डिसोसिएशन नहीं होता। तो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जो मास होगा वो क्या होगा, 1 kg। इस तरह मीटर क्या होगी। अब देखो मीटर की यूनिट नापना बहुत ईजी है। कैसे भाई, सबको पता है कि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 मीटर, तो आप 3 लाख किलोमीटर को पहले मीटर बना लो, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप कह दो कि 1 सेकेंड में आपको मीटर की करनी ना, तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितना लाइट चलती है उसको 1 मीटर कहते हैं, है ना। आँख पाक, पाकी आँख, व्हाट इज पाक। 1 सेकेंड में ये समझ में आ गया। अब सेकंड की डेफिनेशन है। सेकंड की डेफिनेशन बताने के लिए एक सिस्टम है हमारे पास, कि हमारे पास सिस्टम ये है कि देखो एक परमाणु घड़ी होती है, एटॉमिक वॉच, उसके अंदर सीजियम गैस भरी होती है। तो सीजियम गैस के एटम उसके अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जितनी देर में सीजियम गैस का एटम, ध्यान सुनिए, जितनी देर में, ये मुझे 9 से याद है, जितनी देर में सीजियम गैस का एटम 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन कर देता है, उसी को हम कहते हैं 1 सेकेंड। ठीक है। इसी तरह 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है कि 2 पैरेलल वायर्स हैं, जब उनके बीच में इनफाइनाइट लंबे हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है, जब उनके बीच में 2 × 10⁻7 न्यूटन मीटर का फोर्स लग जाएगा, तो समझ लो उन वायर के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो आपको इस तरह सारी डेफिनेशन याद करनी है। और ये डेफिनेशन कौन कौन सी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है इन डेफिनेशंस की, जो आपको पढ़नी है सारी, क्योंकि यहाँ पर मैं इनको बताना नहीं चाहता आपको, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ के और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 AU, और इसको हम 1.496 × 10⁻11 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि सारे सिंबल और सारी यूनिट्स एग्जाम में दी जाती है तो उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको इनका इंट्रोडक्शन बताना चाहिए। लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ये बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। नो 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 नो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। हम जो GOD सीरीज चलाते हैं क्वेश्चन की अपनी कम्युनिटी पर, उसमें क्वेश्चन हम कई बार डाल चुके हैं। पार्सेक, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क 1 AU लॉन्ग सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, और 1 पार्सेक जो होता है वो होता है 3 × 10⁻16 मीटर। इसके अलावा आपको बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट याद करनी है, बार, ये सब आगे चैप्टर में आती रहेंगी। अब हम शुरू कर रहे हैं डायमेंशन क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैंने आपको यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, इनका सिस्टम क्यों बनाया गया, CGS, FPS, MKS, और यूनिट की डेफिनेशन क्यों याद करना जरूरी है और क्यों याद करना जरूरी नहीं है, ये सारी बातें आपको बताई। कौन से देश में कौन सी यूनिट चलती है। आपको बड़ी अच्छा लगा हो लेक्चर, मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली ऐसी फिजिक्स की और मैथ्स की मजेदार वीडियोस। अगर आपको कोई डाउट हो यूनिट्स के बारे में, इस चैप्टर की जो कंटेंट मैंने पढ़ाया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे होम, स्टे सेफ।